तो हेलो विद्यार्थियों, आज अपन क्लास 10 का पार्ट नंबर 2 कर रहे हैं स्टार्ट। तो सेकंड पार्ट में अपना कौन सा है टॉपिक वो आपको पता ही है। अपन 3 क्वेश्चन पूरे कर लिए थे, अब इसके आगे चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं अपन। तो चौथे क्वेश्चन में क्या दे रखा है? चौथे क्वेश्चन में आपको एचसीएफ एलसीएम का मतलब कहने का मतलब एचसीएफ का मान दे रखा है, एलसीएम का मान आपको ज्ञात करना है। आई बात समझ में? तो देखो, इसमें कुछ नहीं, सबसे सरल तरीका अपनाऊंगा और आप ध्यान रखोगे तो समझ आ जाएगा। तो देखो, इसमें एचसीएफ और एलसीएम के बारे में बोला है, तो आपको एचसीएफ एलसीएम पहले आना चाहिए, तो आपको आते हैं। अब आगे देखो, इसमें एचसीएफ का मान दे रखा है, एलसीएम अपन को निकालना है। तो चलिए करते हैं फल। कहने वाले दो संख्या दे रखी, एक संख्या दो संख्या। अब दोनों का पूरा जब है इसका एचसीएफ और एलसीएम जब निकाला गुणनखंड विधि से किया, तब उसका एचसीएफ 9 आया। तब एचसीएफ 9 आया तब उससे एलसीएम भी निकाल सकते थे, लेकिन आपको एलसीएम निकालने की दूसरी विधि अपनानी, वो कहने का मतलब है। तो यहाँ पर एलसीएम का मान कहने वाले, यहाँ पर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दोनों सेम ही है, दोनों क्या है सेम ही है। लेकिन यहाँ पर एलसीएम का मान क्या है? यहाँ पर एचसीएफ इन दोनों का गुणनखंड किया तब एचसीएफ 9 आया। इन दोनों का एलसीएम करोगे तो क्या आएगा? तो आपको सीधा सिंपल तरीका अपनाना है और इसमें एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। एचसीएफ दे रखा है, एलसीएम आपको निकालना है। तो चलिए करते हैं अपन का स्टार्ट। तो पहले क्या लिखोगे? हल। क्या लिखोगे? हल। तो चलिए मैं करता हूँ, यहाँ पर पहले लिखा हल। उसके बाद जो दे रखा है वो लिख लो। तो लिखोगे दिया गया। आई बात समझ में? क्या दे रखा है? एचसीएफ का मान एचसीएफ यानी 3 चौथ से प्रथम संख्या ही और दूसरी संख्या है 576, अरे 5657 यानी 657। इसका मान दे रखा है 9। कितना दे रखा है? 9। और इसके बाद निकालो आपको एलसीएम। एलसीएम कैसे निकालोगे? तो देखो, यहाँ पर एलसीएम परीक्षा में लिखने का तरीका, ठीक है, एलसीएम। तो एलसीएम आपको दे रखा है, इसे एलसीएम का आपको ज्ञात करना है। तो देखो, प्रथम संख्या द्वितीय संख्या दोनों सेम सेम दे रखी, लिख लेते हैं वापस। उसके बाद यहाँ पर एलसीएम आपको क्या करना है? ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। देखो, इसमें एक सूत्र या दो सूत्र भी उपयोग कर सकते हो, लेकिन दोनों सूत्र एक ही जैसे हैं, ठीक है। ये क्या मतलब दो संख्या का गुणनफल बराबर है एचसीएफ गुणा एलसीएम। या ऐसे भी करते हैं, प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम या एचसीएफ गुणा एलसीएम। दोनों में से कोई भी आगे लिख लो। तो मैं सूत्र लिख लेता हूँ, कौन सा भी अपनाओ। या तो दो संख्या का गुणनफल या एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या द्वितीय संख्या, दोनों में से कोई भी एक कर सकते हो। तो इसमें कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखता है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। दो संख्या कौन सी है? ये और ये दोनों संख्या, ये दोनों संख्या तो है। तो दो संख्याओं का गुणनफल। आई बात समझ में? यहाँ इसका दूसरा सूत्र क्या, दोनों में लेंगे एक से, ठीक है। तो एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर प्रथम संख्या इंटू द्वितीय संख्या अब देखो, यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब देखो आगे क्या करना है आपको? एचसीएफ गुणा एलसीएम। एलसीएम तो आपको ज्ञात करना है, ठीक है। और प्रथम संख्या क्या दे रखा है और द्वितीय संख्या क्या दे रखा है वो बताना है। दोनों सूत्र देखो, दोनों संख्या का गुणनफल। यहाँ पर दो संख्या कौन सी है? मान लो ए और दूसरी है बी। तो ये ऐसे दे रखा है। आई बात समझ में? प्रथम संख्या ए दूसरी बी, इसको भी यही मानोगे। तो यहाँ पर देखो एचसीएफ, देखो यहाँ पर तो ये सूत्र है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को पता है एचसीएफ का मान कितना दे रखा है? 9 दे रखा है। मल्टीपल एलसीएम को ज्ञात करना है, तो एलसीएम को ऐसे लिख लो बराबर प्रथम संख्या कौन सी? कोई भी एक मान लो। 3 जो यहाँ इसको मानो 657 को, यहाँ 306 को। तो प्रथम संख्या मान लो 306 और इंटू द्वितीय संख्या है 657। ये तो आगे इतनी बात आई समझ में? बाकी अभी तो कुछ क्या नहीं है। देखो एक यहाँ पर देखो ट्रिक बता दूंगा पर दूसरा नियम। यहाँ पर आपको दे रखा है, समझो 5 अक्ष बराबर दे रखा है 10। आई बात समझे? तो अक्ष बराबर क्या होता है? 10/5। और यहाँ पर अक्ष बराबर कितना आएगा? 2। ये बात आपको पता है?
तो इसमें तो ऐसे तो हुआ है, देखो यहाँ पर 9 एलसीएम है, क्या नाम है, ये अक्ष से गुणे में क्या 9 है, तो 9 यहाँ जाएगा तो कहा जाएगा भाग में जाएगा, तो एलसीएम। अब इसको ऐसे बराबर में टिक मारे कर सकते हो आप। अब यहाँ पर देखो एलसीएम बराबर जो संख्या दे रही है वापस लिख लो, 306 इंटू 657 और बट्टे क्या आ गया 9। अरे इसके गुणे में देखो, यहाँ पर भी इसके गुणे में तो बट्टे में आ गया भाग में, तो यहाँ पर इसके गुणे में कहा जाएगा भाग में। अभी बात समझ में। अब उसके आगे देखो 9 से ये काट दो, मैं इसको काट रहा हूँ, ये 3 के पार्ट से काट दो, 3 गया 3 बार, 3 से ये काटो, 3 में गया 3 का भाग 1 बार, पीछे रहा 0, यानी 102। अब 3 से ये कट रहा तो कटा दो, 3 से काटो ये, इसमें सेम है क्या, अरे 3 का भाग देना है, यहाँ पर भी 3 से कट रहा है, यहाँ भी 3 से काट रहा है, अब 3 से ये भी कट रहा है, 3 से ये भी कट रहा है, तो काट दो, 3 3 से 2 बार, 3 3 1 बार, पीछे 2 27 और 9 बार। अब यहाँ पर देखो मेरे पास जो एलसीएम अभी आया है हमारे पास, इसका आंसर वो आया है एलसीएम बराबर 102 इंटू 219 बट्टा कुछ भी नहीं है। अब इस दोनों का गुणन करा दो, गुणा, हाँ मल्टीपल करा दो, तो जो अब मल्टीप्लाई करोगे तब आपके पास एलसीएम जो आएगा वो आएगा 22 33 8 यानी 8। ये इसका एलसीएम आया। क्या इसका ये एलसीएम अपन ने निकाल दिया। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कैसे सरल तरीके से बनाए। 2 सूत्र है, कोई भी लिख लो, 2 संख्या का गुणनफल 2 संख्या कौन सी होती है, कोई भी मान लो ए, दूसरी मान लो बी, या इसमें प्रथम संख्या ए मान लो, दूसरी संख्या बी मान लो, कोई भी कर दो, दोनों में सेम ही है, ठीक है। बाकी क्वेश्चन अच्छे से आया होगा समझ में। अब तो विद्यार्थियों अब हमारा 5वां क्वेश्चन है। 5वां क्वेश्चन में क्या दे रखा है वो करते हैं वापस रिपीट। तो देखो इसमें क्या दे रखा है, 5वें क्वेश्चन में जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या स की पावर n अंक 0 यानी 0 पर समाप्त हो सकती है। बस इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, थ्योरी गलत, थ्योरी बना दो, थ्योरी से क्वेश्चन हो जाएगा, बस सिंपल सी बात है। हर क्वेश्चन में ऐसे होगा। ये यहाँ पर 100 की पावर n या 4 की पावर n, जब जो भी क्वेश्चन आएगा उसमें मैं जो लेना लिखाऊंगा वो सेम रहेगी। यहाँ 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, तो हाँ हो सकती है, नहीं हो सकती नहीं हो सकती, वो आपको एक रूल पता होना चाहिए, बाकी कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। चलिए बंद करते हैं। पहली बात बताओ, यहाँ पर 6 की पावर n, ठीक है। अब मैं बताओ इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे ना, अभाज्य गुणनखंड तो आते होंगे आपको। जब इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कहने का मतलब इसको क्या आना चाहिए, 2 की पावर n नहीं m लिख लो और इंटू 5 की पावर n। n या m यहाँ पर कोई प्राकृतिक संख्या m पूर्ण संख्या हो सकती है, यानी प्राकृतिक संख्या मान लो, प्राकृतिक संख्या, ठीक है। कहने का मतलब 2 की पावर 1 या 5 की पावर 1 होनी चाहिए, यानी पूर्ण संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या कौन सी होती है, मैं लिख देता हूं प्राकृतिक संख्या। वो होती है हमारे पास 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 5 डॉट ऐसी चलती रहती है। कहने का मतलब यहाँ पर m या n की जगह कोई भी संख्या आनी चाहिए। जैसे यहाँ पर दे रखा है 6, अब 6 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो इसमें 2 भी आना चाहिए और 5 भी आना चाहिए, तो 0 अंक पर समाप्त हो सकती है, अन्यथा नहीं होगी, ये बात ध्यान रखना। तो मैं आपको 2 का भाग दिया, यहाँ पर क्या 3 बार, यहाँ पर 3 का दिया 1 बार। यहाँ पर बताओ 2 की पावर 1 आ गई, ठीक है, 3 की पावर 1 आ गई, लेकिन यहाँ पर 5 की पावर 0 है, और पूर्ण संख्या आ रही है, ये शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। आई बात समझ में। शून्य अंक पर समाप्त होने के लिए क्या चाहिए अपन को, कोई भी प्राकृतिक संख्या चाहिए और 5 में भी कोई प्राकृतिक संख्या चाहिए। मतलब कोई 2 की घात 1 बार आए, 3 बार आए, 5 बार आए, और 5 की घात 1 बार आए, 2 बार आए, कितनी भी बार आए, लेकिन वो आनी चाहिए। यहाँ पर नहीं आ रही तो शून्य अंक पर समाप्त नहीं हो सकती। बस इसमें कुछ नहीं, सिर्फ रूल है, रूल लिख लो। तो पहले लिखोगे हल, यहाँ पर लिखो दिया नहीं, जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा अभाज्य गुणनखंड
अभाज्य गुणनखंड ऐसे ऐसे लिख लो, जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप, क्या होना चाहिए, उसके रूप का होना चाहिए। ये तो सिर्फ इसके लिए लिख रहे, ऐसा रूप होना चाहिए, ठीक है, ऐसा रूप होना चाहिए। यहाँ ऐसे लिख लो कि संख्या का अभाज्य गुणनखंड कर दे पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, ठीक है, तथा रूप का होना चाहिए। अगर ऐसा आया रूप का होना चाहिए, अगर ऐसा आ गया तो शून्य अंक पर समाप्त होगी, तो ऐसा होना सही है। अब देखो, जिसका अभाज्य गुणनखंड करके 2 की पावर कुछ भी आना चाहिए, 5 की पावर कुछ भी आना चाहिए, तो शून्य अंक पर समाप्त होगी। तो देखो इसमें क्या लिखोगे, जब किसी संख्या का अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए, तब वो संख्या शून्य अंक पर समाप्त होगी। तब वो संख्या शून्य अंक, शून्य यानी शून्य, ऐसे लिख लो, शून्य पर समाप्त होगी। आई बात समझ में? अब दो छः की पावर 2 का करो, यहाँ पर 6 की पावर m दे रखा है, इसका अभाज्य गुणनखंड कर 2 की पावर m इंटू 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का होना चाहिए। तो जब इसका अभाज्य गुणनखंड किया तो हमारे पास है 2 गुणा 3, यहाँ पर m और n क्या प्राकृतिक संख्या, ठीक है, आई बात समझ में? तो यहाँ पर लिखो, जब 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड करने पर, ये मार्कर नहीं चल रहा है, अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप का प्राप्त नहीं होता है। अरे यहाँ पर 2 5 की पावर कुछ है, 5 यहाँ पर आया है, नहीं है, सिंपल सी बात है, तो रूप का प्राप्त नहीं होता है, ठीक है, नहीं होता है। अतः अगर नहीं होता है तो यहाँ पर लिख लो, अतः में लिख लो, यहाँ इसमें लिख लो, नहीं होता है, तब नहीं होता है तो s की पावर n शून्य अंक, शून्य यानी 0, शून्य अंक यहाँ 0 शून्य पर समाप्त नहीं होगी। बस इतना था क्वेश्चन, इतना लिख लिया होता तो बढ़िया रहता, बाकी कुछ नहीं है, सब में ऐसा ही है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन हमारे पास कौन सा है, 6 क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा बहुत मेथड है, वो समझना पड़ेगा, समझ आ जाएगा, ठीक है, आप ध्यान बोर्ड पे रखना, आ जाएगा आसानी से समझ में। तो देखो, दो संख्या दे रखी है और थोड़ी टेढ़ी लिखी हुई है, तो कोई बात नहीं, टेढ़ी का आप सीधा कर सकते हो, बाकी इसमें कुछ है नहीं इतना खास। तो चलिए कर देते हैं हल स्टार्ट। तो पहले क्या लिखोगे, हल, क्या लिखोगे, हल। जो आपको दे रखा है उसके 2 पक्ष बना के मैं लिख लेता हूँ इसको, तो हट जाना, यहाँ क्या कर रहा है इसमें। अब यहाँ पर 2 पक्ष बना के लिख लेते हैं। पहले क्या लिखो, दिया गया, जो दे रखा है वो लिख लो। अब देखो, यहाँ पर 2 संख्या दे रखी है,
इसमें कॉमन फैक्टर लेना पड़ेगा। कॉमन कौन सी संख्या आ रही है वो कॉमन लेनी है। तो इसमें देखो पहले मैं लिख लेता हूँ यहाँ पर जो दे रखा है आपको 4 × 11 × 13 + 13। दूसरे में दे रखा है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 + 5। यहाँ तक बात आपको समझ में आ गई आसानी से। अब इसके अंदर बोला है कि भाज्य संख्या क्यों है, भाज्य संख्या क्यों है। अगर आप देखो कहीं पर बुक से या अलग में तो उसमें दे रखा आपको 2 या 2 से अधिक टुकड़े होते हैं, उससे बोलते हैं भाज्य संख्या है। मैं कहने का मतलब यहाँ पर है भाज्य संख्या ऐसी संख्या होती है, भाज्य संख्या यहाँ पर संख्या आपने नाम लिख लेता हूँ जिसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। क्या करेंगे? अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो उसके 3 टुकड़े या 3 से अधिक टुकड़े आना चाहिए। वो कौन सी कहलाती है? भाज्य संख्या कहलाती है। तो उसके देखो यहाँ पर भाज्य संख्या स्टार्ट होती है 4, उसके बाद 6, 7 नहीं 8, 9, 10, 12, 13 नहीं 14, 15, 16। ये संख्या कौन सी? भाज्य संख्या। कौन सी है? भाज्य संख्या। अब इसका अभाज्य गुणनखंड करोगे इसके टुकड़े 3 या 3 से अधिक आना चाहिए। जैसे मैं 4 का अभाज्य गुणनखंड करता हूँ तो 2 2 2 2 1 यानी 2 × 2 × 1 यानी 3 टुकड़े आए तो क्या 3 से अधिक है, मतलब 3 या 3 से अधिक टुकड़े आने चाहिए। यहाँ पर 6 का अभाज्य गुणनखंड करो तो 2 3 3 1, यहाँ पर कितना है 2 × 3 × 1। यहाँ पर से ले 14 का 2 7 7 1 कितना है 2 × 4 × 1। ये है ना से अभाज्य गुणनखंड। इसके टुकड़े 3 या 3 से अधिक आए वो क्या कहलाता है? भाज्य संख्या कहलाती है। ये थोड़ा बेसिक था बता दिया आपको, बाकी कुछ नहीं इसमें, इसको क्लियर कर देता हूँ मैं। अब आगे देखो आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। अब यहाँ पर भाज्य संख्या ये क्यों है ये बताना है। क्या है? भाज्य संख्या क्यों है ये बताना आपको। ठीक है, यहाँ पर कोई झगड़ा ना करे इसलिए मैं ये बीच में लाइन खींच लेता हूँ इनके। ये थोड़ी टेढ़ी हो गई लाइन, ये हो गई सीधी। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या करना है आपको। जो संख्या दे रखी अब इनमें से कॉमन लेना है। कॉमन समझते लेना, कॉमन तो लेना आते होगा, मैं जानता हूँ आपको कॉमन लेना आता होगा। यहाँ पर देखो यहाँ पर ये भी मल्टीपल, देखो यहाँ पर 7 × 11 × 13 और प्लस में 13 दे रखा है। जो प्लस में संख्या दे रखी है उसको कॉमन ले सकते हो। कोई भी संख्या मल्टीप्लाई में दे रखी है और इसके साथ एक संख्या प्लस में दे रखी है उसको बाहर ले सकते हैं कॉमन में, और वो भी मल्टीप्लाई में संख्या वो सेम होनी चाहिए और प्लस में वो भी सेम होनी चाहिए, तभी वहाँ से कॉमन ले सकते हैं। तो मेरे को बताओ यहाँ से मैंने 13 कॉमन ले लिया। कितने लिए? 13, क्योंकि यहाँ पर प्लस में 13 और अंदर भी 13 है। तो अब देखो यहाँ पर मैं 13 का भाग इस संख्या के अंदर दूंगा। इसको ऐसे लिख दो, कहाँ समझाऊँ इसको, यहाँ पर समझा देता हूँ। यहाँ पर दे रखा 7 × 11 × 13 + 13। अब मैंने यहाँ कॉमन लेना बाहर तो इसमें से 13 पूरा लूँगा बाहर। देखो ये प्लस है, प्लस में अलग अलग टुकड़े होंगे। यहाँ पर 13, यहाँ पर 13, 13 से 13 कटा, यहाँ पर 13 का भाग 13 में गया एक बार, यहाँ 13 का भाग 13 में गया एक बार। इनके अनुकूल यहाँ 13 से 13 को देखकर 13 शर्मा गया, 13 देखकर 13 को शर्मा गया। यहाँ पर 13 संख्या और यहाँ पर 13, ये दोनों एक दूसरे को देखकर शर्मा गए तो पीछे रही वो वापस लिख लो। तो 4 × 11 × 13 की जगह 1 रहा, एक लिखो या ना लिखो चलेगा। अब देखो ये प्लस वाली संख्या 13 का भाग 13 में दिया गया था एक बार, यानी 13 का भाग 13 को दिया प्लस में था तो पीछे 1 रहा बस। यहाँ पर कोई संख्या होती गुणे में तो वो यहाँ पर आ जाती, नहीं है तो प्लस का 1 ही, तो 1 ही रहेगा। आज बात समझ में। अब आगे का प्रोसेस क्या रहेगा। अब देखो 13 गुणा कर दो, 4 गुणा 11 से हुआ तो 77 + 1। अब 13 गुणा 77 और 78। अब इसके बोला भाज्य संख्या क्यों है, इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो। इसके टुकड़े कितने होने चाहिए? 3 या 3 से अधिक होने चाहिए। तो 78 का आप गुणा अभाज्य गुणनखंड करोगे तो टुकड़े अलग अलग आएंगे, ज़्यादा आएंगे। ठीक है, ठीक है, टुकड़े अलग अलग नहीं ज़्यादा आएंगे। तो आप कर देना, मैं यहाँ कर देता हूँ मेरे हिसाब से। यहाँ पर 78 का मतलब 3 टुकड़े होने चाहिए। आप गुणे में 1 भी कर सके, 3 टुकड़े बन गए, लेकिन थोड़ा बहुत इसको हल करके कर सकते हो। तो इसको क्या 13 गुणा 13 गुणा से 6 का गुणा 13 बार करोगे तो भी
ये आएगा। ठीक है, ये 3 टुकड़े हो गए। मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ कैसे हुए। यहाँ पर 78, अब इसके अंदर भाग दे दो, 2 आ गया 4 में से, इन 3 बार 1 18 9 18, अब 3 का गया 3 में 1 बार, 3 का इसमें गया 13 बार यानी 13। इन 78 का देखो 2 गुणा 3 यानी 2 गुणा 3 गुणा 13, तो ये मैं 6 गुणा 13 लिख सकता हूँ। तो ये मैंने ऐड किया है और ये तो ये भाज्य संख्या है, तो यहाँ पर इसको मैंने लिख लेना। अतः इस संख्या का भाज्य गुणनखंड करने पर 3 या 3 से अधिक टुकड़े प्राप्त हो रहे हैं। अतः इसका अभाज्य गुणनखंड विधि से करने पर इसके टुकड़े या संख्या, टुकड़े ले लेते हैं, टुकड़े 3 से अधिक, कितने 3 से अधिक, यहाँ इसका भाज्य गुणनखंड करने पर टुकड़े 3 से अधिक है। बस इतने बार लिख लिए कंप्लीट। ठीक है, अब नेक्स्ट बार देखो इसमें क्या करना है, इसको मिटा देता हूँ मैं, ये आपको समझ आ गया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कॉमन कौन सी, यहाँ प्लस के, यहाँ पर गुणे में 5 है और प्लस के 5 है। अब इसके अंदर भाग दोगे यानी कहने को यहाँ पर कितना कॉमन आ रहा है, 5 आ रहा है। जो बची वो लिख दो संख्या 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1 और प्लस में 5 का भाग 5 में गया, 5 को देखकर 5 4 बार गया, यहाँ पर इस मल्टीप्लाई में नहीं आया। उसके बाद प्लस वाली संख्या तो 5 का भाग 5 में गया 1 बार। ये कॉमन आपको लेना आना चाहिए, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करता हूँ 5 और 7 होने से कर दो, तो कर दो मल्टीपल, तो आएगा 1 × 8 और प्लस 1, तो 5 1 × 8 के दो 1 × 9, यहाँ पर मल्टीप्लाई का सीन कर दो, ये भी कोष्टक है, ये मल्टीप्लाई किया। ठीक है, 1 × 9, अब 1 × 9 आया, इसका भाज्य गुणनखंड को 10 तो अष्ट होगा। मैं इसके साथ डायरेक्ट एक ही लिख कर इसको समाप्त कर देता हूँ, इसको विराम कर देता हूँ। तो अतः लिख लेना, अतः इसका अभाज्य गुणनखंड भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा इसका भाज्य गुणनखंड विधि द्वारा करने पर, विधि द्वारा या विधि करने पर, विधि द्वारा करने पर, यहाँ पर लिख लो विधि द्वारा करने पर 3 टुकड़े ठीक है प्राप्त होते हैं। अतः क्या है, भाज्य संख्या। क्या लिखोगे, यहाँ पर 1 2 लिख लो, अतः ये अतः तो आ गई, तो यहाँ इसको अतः, यहाँ ठीक है, ये भाज्य संख्या है, लिख लो भाज्य संख्या है। इसमें लिख लो, यहाँ पर लिख लो भाज्य संख्या है। देखो ये लाइन है ना अतः वाली वगैरह, ये तो अपने हिसाब से लिखने क्वेश्चन के अंदर दे रखा है। ठीक है, बाकी कुछ नहीं है। ये ऐसा क्वेश्चन था, आपको आ गया समझ में? नहीं आया तो देखो यहाँ पर क्या है, कॉमन संख्या लेनी है। यहाँ पर क्या लेना, कॉमन। यहाँ पर जो 6 दिख रही वो कॉमन आ जाएगी संख्या। बाकी मल्टीप्लाई में ये देखो, एक 3 संख्या क्या मल्टीप्लाई में, गुणे में, तो गुणे में से 1 13 बार ले लो और इसमें से प्लस का 1 13, यानी यहाँ पर 13 कॉमन लिया तो 13 का भाग 13 में गया 1 बार। अब 1 का गुणा 11 गुणा 7 गुणा, यानी 1 गुणा 11 गुणा 7 गुणा, इनको लिखा 11 गुणा 7। ठीक है, और 13 का भाग 13 में गया 1 बार, तो 1 को मैंने प्लस में, यहाँ प्लस का सीन तो प्लस में ऐड कर दिया। अब इनको सभी का गुणा किया और जोड़ दिया, 78 आ गए और 12 के 13 बाहर रहा है। अब इसके 3 टुकड़े, 3 से अधिक टुकड़े बनाने, तो मैंने भाज्य गुणनखंड करके भी बताया 78 के, तो वहाँ पर 13 गुणा 6 प्राप्त हो रहे। और तो ये क्या है, भाज्य संख्या है। तब भाज्य विधि द्वारा करने पर इसके टुकड़े 3 से अधिक प्राप्त होते, ये भाज्य संख्या है। तो ये भाज्य संख्या है। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, जो संख्या दिख रही है सेम टू सेम 5, यहाँ प्लस की 5 2 दिख रही है, एक कॉमन आ गई, तो पीछे इस 5 के भाग इस गुणे वाली संख्या में दोगे, गुणे वाले में तो 5 है, 5 कट देंगे, पीछे रही वो लिख लिया वापस, और प्लस का 1 है, मतलब 5 के भाग 5 में गया 1 बार, 1 को वापस लिख लिया 1, और इसे मल्टीप्लाई किया तो 1 × 8 है, 1 × 8 प्लस 1 1 × 9, और इसको 1 से गुणा कर दिया था। इसे भाज्य संख्या विधि द्वारा करने पर 3 टुकड़े प्राप्त होते हैं, ये भाज्य संख्या है।
बाकी कुछ भी नहीं है। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, अब मेरे समझ आपको समझ आ गया होगा। अब इसके बाद अपन का लास्ट क्वेश्चन है, वो है 7वां क्वेश्चन। कौन सा है? 7वां भी कर देते हैं। कि मैदान के चारों और एक वृत्ताकार पथ है। कोई खेल का मैदान है, कर दो खेल का मैदान। खेल का मैदान कैसे होता है? आयताकार या वर्गाकार कोई भी बना लो। ये क्या है? खेल का मैदान है। अब क्या बोला है? एक वृत्ताकार पथ है, इसके चारों ओर एक क्या है? वृत्ताकार पथ है। क्या है? पथ है। ये वृत्ताकार पथ है। कहाँ है क्वेश्चन? इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट। कुछ सोनिया एक लड़की है। क्या है? सोनिया एक लड़की है। बना लेते सोनिया। वो ही सोनिया। कहाँ गई? ये सोनिया। ये सोनिया, ठीक है। ये कौन है? सोनिया। दूसरी बात क्या बोला है? इसको 18 मिनट लग गए। कितने लग गए इसको? 18 मिनट। सोनिया को 18 मिनट लग रहे हैं। कितने लग रहे हैं? 18 मिनट। उसके बाद बोल रखा है रवि। कहाँ है रवि? रवि। जबकि इस मैदान में एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट। ये तो कौन है? सोनिया है, ठीक है। अब यहाँ पर रवि, इसको पहचान, इसकी पहचान कैसे करोगे? ये लो, ये सोनिया की पहचान, ठीक है। थोड़ा हंसना मत, हंस गए तो फंस गए। अब यहाँ पर देखो रवि ये चला हेयर स्टाइल रखना क्या आता है। ये रवि है। कौन है? रवि। अब यहाँ पर रवि कितना? 12 मिनट। कितना? 12 मिनट में एक चक्कर पूरा करते हैं। मान लीजिए कि दोनों एक ही स्थान और एक ही समय चलना प्रारंभ करके एक ही दिशा में चलते हैं। कितना समय के बाद पुण्य प्रारंभ एक ही स्थान पर आपसे मिलेंगे। अब यहाँ पर देखो क्या बोला है? ये जो सोनिया है, ऐसा सोनिया नाम नहीं लिखा, ये है रवि, ये है सोनिया, ठीक है। अब सोनिया यहाँ से स्टार्ट, समझो यहाँ से सोनिया स्टार्ट कर रही है, ठीक है। क्या है? भागना, यानी एक ही स्थान से। और यहाँ से रवि भी कर रहा है, रवि। अब देखो सोनिया को एक राउंड लगाने में कितना मिनट टाइम लग रहा है? 18 मिनट। अब रवि को एक चक्कर यहाँ से दोनों एक ही स्थान से प्रारंभ करेंगे और रवि को 12 मिनट लगेंगे। सबसे पहला कौन आएगा? रवि आएगा। दूसरे नंबर सोनिया आएगी। अब इसको पुण्य, ये दोनों यहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं और पुण्य एक चक्कर काट के अब इस स्थान पर कितने टाइम बाद मिलेंगे वापस दोनों, तो ये बताना है। तो पहले लिखोगे हल। क्या लिखो? हल। अब लिखो जो दे रखा है वो दिया गया। ये थोड़ा मार्कर अब कम चल रहा है, मैं चेंज कर देता हूँ मार्कर। ये अच्छे से चल रहा है, ठीक है। दिया गया। अब सोनिया, क्या होना है? सोनिया एक चक्कर लगाने में समय कितना है? 18 मिनट। कितना है? 18 मिनट। इसी प्रकार उसके बाद कौन है? सोनिया के बाद रवि। कौन है? रवि को एक चक्कर लगाने में समय लिखना था यहाँ पर। लगाने में समय, ठीक है। तो यहाँ पर भी आगे समय, और रवि को कितना है? 12 मिनट। रवि को कितना लग रहा है? 12 मिनट। अब दोनों का लसअप कर दो, एलसीएम निकाल दो। इसका कितने मिनट बाद कितने प्रारंभ हो जाएंगे, यानी कि एक ही स्थान पर कब आएंगे पुण्य। एक चक्कर काट रहे और दूसरी बार एक चक्कर काटेंगे, तो एक चक्कर काटने के बाद वो अपने सेम स्थान है जहाँ से स्टार्ट किया था, वही उसी स्थान पर कितने समय बाद वापस लौटेंगे। यानी अब कहने का मतलब यहाँ पर दोनों का क्या निकाल दो? एलसीएम निकाल दो। सोनिया का निकाल दो और रवि का निकाल दो। ये आपका क्या आ जाएगा? आंसर।
ठीक है, तो मैं इसका अवयव गुणनखंड कर रहा हूँ। इसमें 2 का जाएगा भाग, ये तो आपको आना चाहिए। 9 को 18, 12 में किया 6 बार, 2 का गया इसमें 9 को मैं 9 की बार, और इसमें गया 3 बार। अब इसमें 3 का गया 3 में 3 बार, 9 में इसमें गया 1 बार, वापस 3 का गया इसमें 1 बार, इसमें 3 का गया 1 बार। अब आपका जो संख्या है वो लिख लो। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल, बस। अब यहाँ पे दो इसका गुणा करोगे, 3 का 3 से किया 3 तिया 9, 2 कम 2 4। अब 4 गुणा 9 कर दो, 4 सके 36। 9 कितना मिनट लगेगा? 36 मिनट लगेगा। तो यहाँ पर अतः में लाइन लिख लो। अतः सोनिया और रवि एक ही स्थान से चलना दौड़ना प्रारंभ करते हैं, या चलना प्रारंभ करते हैं। दौड़ना मेरे साथ दौड़ने होगा। तो सोनिया और रवि दोनों एक ही स्थान से दौड़ना प्रारंभ करते हैं तथा उसी स्थान पर पुण्य 36 मिनट बाद लौटेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन था अपन का। ये तो मैं आप लाइन लिख लेना, मैं बोलिए। बाकी ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा, आ गया समझ में? ठीक है, तो इसी वीडियो को यहीं पर स्थित करते हैं। लेकिन अब नहीं हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नाउ कर देना, ठीक है। बाकी फिर ऐसी और वीडियो लेके आएंगे। ये तो प्रश्नावली 1.1 आज पूरी समाप्त हुई है। ये पार्ट नंबर 2 था। और ये वीडियो आपको कैसा लगा एक कमेंट करके बता देना। बाकी तो अब फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब के लिए जय हिंद, जय।